सीबीआई ने कह दिया है कि कोई फाउल प्ले नहीं था। क्या सर आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल गया है? बहुत सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। जी। उसी समय मिटा दिए गए थे। बहुत मैनिपुलेशन, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बहुत मैनिपुलेशन उसमें हुआ था। कि आपने जहानाबाद, बेगूसराय और नालंदा जैसे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में नक्सलिज्म और क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। तो बात थी, गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। गांव में पहुंचने के पहले मुझे गाड़ी की लाइट में दिखा कि कोई लाश गिरी है। उतर करके खोजते खोजते गांव में पहुंचने तक 13 लाशें मैंने देखी। पर सर कभी ऐसा होता है पुलिस में जब आप जा रहे होते हैं कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो अंदर से थोड़ा घबराहट भी हो रही होती है, डर भी लगता है? दोनों तरफ से दोनों नक्सली संगठनों के लोगों ने अपनी बंदूक घुमा दी हमारी तरफ। हम 4 ही आदमी थे, जिप्सी से उतर गए। खेत की मेड़ थी और मेड़ के नीचे छुप गए। मुझे याद है, सिपाही से राइफल लेकर के 73 राउंड मैंने अपने फायर किया था। बाप रे, 400 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल भेजा। सेनारी की घटना दिखी और जो 40 लोगों की लाशें हमने देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे रूम से आवाज नहीं आ रही थी, मैं वहीं बैठ गया। दोस्तों आज बहुत ही खास दिन है। द रुचि कनेक्ट पे हम आज एक ऐसे शख्स को वेलकम कर रहे हैं जो बिहार के असली हीरो हैं। फॉर्मर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। इनका जर्नी जो है उसको सुन के आप जरूर इंस्पायर हो जाएंगे एंड मैं चाहती हूँ कि स्पेशली यंगस्टर्स ये इंटरव्यू जरूर देखें और सर के बारे में जरूर जाने। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इनका जन्म बक्सर के एक छोटे से गांव गेरुआ बंद में हुआ था जहां बिजली और रोड्स दोनों नहीं थे। वहां से उन्होंने अपने दम पे यूपीएससी को क्रैक किया, एक नहीं दो बार। और पहली बार उन्होंने संस्कृत में किया। है ना अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग बात। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने बिहार पुलिस के डीजीपी तक का सफर तय किया। गुप्तेश्वर पांडे सर ने क्राइम के खिलाफ फियरलेस लड़ाई लड़ी। इन्होंने बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय दिलाने के लिए बहुत मेहनत की और अपने पीपल फ्रेंडली स्टाइल से लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने बाद में वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया और अब वो एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर की जगह एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं और लोगों की मदद अभी भी कर रहे हैं, करोड़ों लोगों तक दुनिया में सनातन के बारे में पहुंचाकर। हम बहुत लकी हैं क्योंकि आज हम द रियल लाइफ रॉबिन हुड ऑफ बिहार से बात कर सकेंगे। एक ऐसे इंसान जो लीडरशिप, फेथ और ट्रांसफॉर्मेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माय शो, इट मीन्स सो मच टू मी। थैंक यू। जय श्रीमन्नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि मेरा नाम रुचि सिंह है और मेरे चैनल का नाम द रुचि कनेक्ट। सो प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अच्छे से कुछ कमेंट्स डाल दें। मैं आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए फिर हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं आपने पुलिस के सेवा में बहुत लंबा कार्यकाल बिताया है और मैंने पढ़ा था तो मुझे पता चला कि आपने जहानाबाद, बेगूसराय और नालंदा जैसे नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहते हुए नक्सलिज्म और क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। और सर जहां तक मेरी जानकारी है सर, बेगूसराय में तो आपने जो वहां के लोकल माफिया डॉन था अशोक सम्राट, उसको टैकल करके 400 से ज्यादा क्रिमिनल्स को जेल भेजा। ये एक मामूली काम तो हो नहीं सकता सर। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डीप रिस्पेक्ट। और सर मुझे जानना था कि अगर आप हमें शेयर कर सके कि आपने ये सब कैसे किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी दे सके। रुचि, जैसा आपने बताया, बक्सर जिला है बिहार में। बक्सर जिले में गेरुआ बांध है, वही मेरा जन्म हुआ था। और आपने ठीक ही पढ़ा होगा कहीं। गांव बहुत छोटा सा है, न रोड, न बिजली, न अस्पताल, न स्कूल। बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव। अब तो गांव तक रोड हो गई है, बिजली भी हो गई है।
वहां से पढ़ाई, और पढ़ाई भी आप जान लीजिए कि 7 साल की उम्र पार करने के बाद मेरा 8वीं क्लास में एडमिशन हुआ था, मतलब पहले क्लास में एडमिशन हुआ। अब अच्छा। तो बच्चे 2 साल में स्कूल जाते हैं। हाँ तो सर। हिंदी मीडियम भी नहीं, वो भोजपुरी मीडियम हुआ करता था। हिंदी कोई बोलना ही नहीं। हिंदी तो मैंने सीखा मैट्रिक करने के बाद, 11th +2 +3 ये सिस्टम था। ओ। 10 +2 +3 सिस्टम नहीं था। जी। तो कॉलेज में जाने के बाद तो मैंने हिंदी सीखा। ऐसे ऐसे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, और फिर मैं 11th करके पटना कॉलेज में आ गया। वहां से संस्कृत में मैंने ग्रेजुएशन किया। पटना विश्वविद्यालय में ही एमए में एडमिशन लिया, वो भी संस्कृत ही मेरा विषय था। और एक बार नहीं, दोनों बार यूपीएससी में मेरा संस्कृत विषय था। ओके। तो 86 में मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हुआ, कुछ दिन रहा भी उसमें। उसके बाद 87 बैच में मेरा आईपीएस में हुआ। और आपने अपराध और नक्सलिज्म दोनों को मिला जुला करके एक जिज्ञासा की है कि किस तरह से अपराध नियंत्रण किया, किस तरह से नक्सलिज्म को हैंडल किया। तो देखो, मेरा वो जमाना था जब मैं पुलिस का कप्तान हुआ, तो पहली मेरी पोस्टिंग थी चतरा जिले में। चतरा बिहार का, कंबाइंड बिहार का ही एक जिला था, अब तो झारखंड में चला गया। तो यस। मैं चतरा में रहा हूँ, मैं नालंदा में रहा हूँ, मैं जमशेदपुर में रहा हूँ, मैं रांची में सीनियर एसपी रहा हूँ, मैं औरंगाबाद जिले में एसपी रहा हूँ, मैं जहानाबाद जिले में एसपी रहा हूँ। ये सब जिले, नालंदा में भी, तो ये सब जिले नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित थे। सेंट्रल बिहार में तो आप ये समझिए, मध्य बिहार, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, तो ऐसी स्थिति थी कि कोई रात को सो नहीं पाता था। नरसंहार जनसंहार का दौर था। बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था उसमें। नक्सली गुटों में भी कई गुट थे। एक संग्राम समिति हुआ करती थी। ये माले अलग एक नक्सलियों का संगठन था, संग्राम समिति अलग थी, एमसीसी आ गई थी। तो ये आपस में भी बहुत लड़ते थे क्षेत्र प्रभाव विस्तार करने के लिए। तो माले वर्सेस संग्राम समिति वर्सेस एमसीसी, आपस में भी बहुत खून खराबा होता था। ये उसके कैडर को मारते थे, समर्थकों को मारते थे, वो उसके कैडर समर्थकों को मारते थे। और इसके साथ साथ जो सामंतवादी ताकतें हैं, उनके साथ भी इनका लगातार संघर्ष चलता रहता था। तो जहानाबाद, तो जिसे जहां मैं एसपी रहा, वो ऐसा जिला है जहां इतने भीषण भीषण नरसंहार हुए हैं कि अब तो याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाथे से लेकर के, और अब तो जगह भी हमको याद नहीं आता, एक एक नरसंहार में, मियाचक, बाथे, गया में 12 नरसंहार, औरंगाबाद में दलेल चक बहौरा नरसंहार। एक एक नरसंहार में 20 40 50 60 70 आदमी को काट दिया जाता। तो सेनारी नरसंहार, ये सब, ये इस तरह से पूरे मध्य बिहार की धरती जल रही थी। तो उन परिस्थितियों में मुझे वहां काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला। और मुझे इस बात का के लिए मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे कार्यकाल में कहीं भी कोई बड़ा जनसंहार नहीं हुआ। ये मैं ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ। तो देखो, हमने जो, जिस कम्युनिटी पुलिस की बात की जाती है, और इस पर तो बहुत दुनिया में चर्चा होने लगी है, तो मैंने रियल लाइफ में इसको, नौकरी में, सेवा में आते ही अपने जीवन में इसको अपनाया। गांव गांव में संगठन बनाए, लोगों से जुड़ा, लोगों से मिला, और सब लोगों के यहाँ जाना शुरू किया। सारी जात के, समाज के हर लोगों के पास, शोषितों के पास, दलितों के पास, उनके साथ बैठकर उनके साथ संवाद करना, उनके अंदर का भय निकालना, उनको सुरक्षा देने की, मतलब का आश्वासन देना। और धीरे 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 लोगों का, गरीबों का, सुस्तों का, दलितों का, पीड़ितों का, और दूसरे पक्ष के लोगों का भी मेरे ऊपर विश्वास बढ़ता गया। और इसके कारण मुझे लगता है कि सूचनाएं बहुत आने लगी। नक्सलियों को, मूवमेंट के बारे में मुझे बहुत सूचनाएं रहती थी। उन सूचनाओं के आधार पर मैं बड़े बड़े इंसिडेंट्स को, बड़ी बड़ी घटनाओं को टालने में मन समर्थ हो पाता था, और कोई बात नहीं था। तो लेकिन मैं ये व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं, और कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से मैंने ये बात बोली भी थी उस समय भी, कि
अपराध को, नक्सलवाद को, दोनों को एक तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। नक्सलवाद या उग्रवाद जिसको कहते हैं, एक विचारधारा है, और विचार को आप विचार से काट सकते हैं। विचार को आप हथियार से केवल नहीं समाप्त कर सकते हैं। लोगों को समझाना, बुझाना, उनको मुख्य धारा में लाना, उनकी वो समस्याएं जिनको उठा करके नक्सली उनका दिल जीतते हैं, उनको व्यवस्था के विरोध में खड़ा करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करना, तो वो अकेले किसी एक अधिकारी के बस की बात नहीं है। पूरे सिस्टम को उसमें सहयोग करना पड़ता है। तो वो तो जितना हुआ, तो इसीलिए मैंने कभी किसी नक्सली का कोई फेक इनकाउंटर नहीं किया। फेक इनकाउंटर तो अपराधी का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे याद है, मैंने कभी किसी एक नक्सली को एक तमाचा भी नहीं मारा, कभी किसी झूठा इनकाउंटर नहीं किया। और हाँ, कानून सम्मत, विधि सम्मत जो कार्रवाई थी वो मैंने किया। तो नक्सलवादियों को भी ये भरोसा रहता था, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया मैंने, कि अगर हम इनके हाथ पड़ जाएंगे तो हमारा वध नहीं होगा, हमें पकड़ करके झूठा इनकाउंटर दिखा करके मारा नहीं जाएगा। तो बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए। उसके बाद मुजफ्फरपुर में मैं जब डीआईजी था, तब भी एक साथ 40 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए थे। तो इस तरह से नक्सलियों के बीच में मतलब नक्सली समर्थक लोग जो हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जो समाज के निचले पायदान पर लोग हैं, उनके भीतर एक भरोसा हुआ। और कई बार बहुत जटिल जटिल स्थितियों परिस्थितियों में उन्हीं में से लोगों ने मुझे सहयोग करके ये बताया भी, इस गांव में ये जनसंहार हो सकता है, यहाँ बड़ी कोई घटना हो सकती है। तो जो घटनाएं टल गई उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसको कोई Yes. जानता भी नहीं, उसका कोई इतिहास भी नहीं बनता, कोई समझ भी नहीं पाता। लेकिन मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि मैंने सैकड़ों जनसंहार की घटनाओं को उन्हीं लोगों के भरोसे, उन्हीं लोगों की सूचना के आधार पर टाल दिया था। इसलिए मैं जहां भी रहा वहां कोई भयंकर नक्सली हिंसा नहीं हुई, मतलब जनसंहार की कोई घटना नहीं हुई। अपराधियों को जहां तक हैंडल करने की बात है, तो उसमें मेरी दृष्टि शुरू से ही बहुत ही स्पष्ट थी कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता है, अपराधियों की एक अपनी संस्कृति होती है, वो अपराध की संस्कृति होती है। और मैं हर जगह भाषण कर करके, गली में, चौक पर, चौराहे पर, गांव में, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर लोगों को यही बात समझाता था कि भाई देखो, आप सब लोगों को मिलकर के समाज को अगर अपराध मुक्त बनाना है तो सारे लोगों को मिलकर के सहयोग करना होगा। क्योंकि अपराधी केवल अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जात का, अपने समाज का सहारा लेता है, उनको छतरी बना कर आके बढ़ता है। तो अपराधियों को आप अपना हीरो न बनाइए। तो वो एक समय था। तो मैंने जैसे बेगूसराय गांव में, मैंने 500 गांव में, 500 से अधिक गांव में मैंने नवयुवकों का एक दल बनाया, एक कमिटी बनाई। सब बहुत ही सक्रिय थे। और आपको जानकर रुचि बहुत ही आश्चर्य होगा कि मेरे, ये रिकॉर्ड की बात है, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, कि 1993 में बेगूसराय जो जिला बिहार का सबसे बड़ा अपराध से ग्रसित जिला माना जाता था, वहां मेरे पहुंचने के 8 से 10 महीने के अंदर लगभग 50 मुठभेड़ें हुई। और 50 मुठभेड़ें मतलब 50 दुर्दांत अपराधी मारे गए। और जैसे आपने कहा 400 लोगों को गिरफ्तार किया, तो संख्या 400 लोगों में नहीं है, हजारों लोगों की गिरफ्तारी हुई, 50 से अधिक दुर्दांत अपराधी मारे गए। और जो 400 500 कह रही, इतने तो बड़े बड़े अपराधियों ने डर से आत्मसमर्पण करके जेल में रहना पसंद किया कि जेल में हम ज्यादा सुरक्षित हैं। तो ये जो भी हुआ, ये केवल वहां की, बेगूसराय की जनता के सहयोग के कारण हुआ। अपराधी के पहुंचते ही हमको सूचना हो जाती थी, और मैंने एक टीम बना दी थी, वो पकड़ लेते थे। बहुत लोग ऐसे ऐसे पकड़े गए। और जहां अपराधियों ने पुलिस से मुठभेड़ करने की कोशिश की, तो उसमें कुछ बच निकले, कुछ मारे गए। इस तरह से करीब 50 से अधिक अपराधियों की मुठभेड़ें हुई। और भी जगहों पर हुई, लेकिन बेगूसराय का विशेष रूप से मैं उल्लेख इसलिए करता हूं कि उस समय बेगूसराय सबसे ज्यादा अपराध से प्रभावित जिला था।
एक पर्टिकुलर केस का अगर थोड़ा बताएंगे इसके साथ। जब औरंगाबाद में जिले में एसपी था तो उस समय जहानाबाद में एक गांव है बाथे। तो मैं दाऊद नगर एक अनुमंडल है वहां थाना का मैं निरीक्षण करने गया था। रात में मुझे लगता है 11 बजे के आसपास, उस समय तो ये मोबाइल फोन होता नहीं था। तो मुझे वायरलेस से ये सूचना मिली पुलिस मुख्यालय से पटना से कि आपका लोकेशन क्या है। तो मैंने बताया कि मैं औरंगाबाद जिले में हूँ। औरंगाबाद जिले के मतलब मैं औरंगाबाद जिले में उस समय एसपी था। जहानाबाद से ही मैं गया था ट्रांसफर होकर के। तो मैं अभी औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में हूँ। तो बोले कि वहां से आप जहानाबाद में एसपी रह चुके हैं? हाँ, रह चुके हैं। वहां से बाथे कितना दूर है? हम कहे ज्यादा दूर नहीं है, कितना देर में पहुंच सकते हैं? तो हमने कहा रूट थोड़ा खराब होते थे, मैं 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर बाथे पहुंच जाऊंगा। तो बाथे में कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जहानाबाद एसपी, जहानाबाद डीएम, उनका न फोन लग रहा है, किसी तरह से उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आप बातें जरा जाइए और देखिए क्या हुआ है, वहां से बताइए। मैं एक जिप्सी थी, 4-5 मेरे पीछे बैठने वाले जवान थे, वही लेकर के मैं रात को, मैं समझता हूँ 11-12 बजे के आसपास में बातें पहुंचा होगा। और चांदनी रात थी अगर मुझे ठीक से याद हो तो बातें गांव में बिल्कुल सन्नाटा था। गांव में पहुंचने के पहले मुझे गाड़ी की लाइट में दिखा कि कोई लाश गिरी है। उतर करके खोजते खोजते गांव में पहुंचने तक 13 लाशें मैंने देखी। उसके बाद में गांव में जब घुसा तो कोई भी आदमी कहीं गांव में, एक भी आदमी की आवाज नहीं आ रही थी। लगता था गांव पूरा सन्नाटा है। तो केवल कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने इस तरह से, मुझे लगता है कि 25-30 लाशें खोज ली। जगह जगह लाशें गिरी हुई थी, उनको गोली मारी गई थी। उसके बाद मैंने वायरलेस से पुलिस मुख्यालय को खबर खबर किया कि हाँ बहुत बड़ी घटना हो गई है, 25-30 लाशें हमको मिली हैं। उसके बाद तो पूरा पटना से फोर्स और जहानाबाद मुख्यालय से भी, हम समझते हैं 3-4 घंटे में, रूट बहुत उस समय खराब थे, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था। लेकिन सुबह 4 बजते बजते तो वहां कम से कम 500 से 1000 की संख्या में पुलिस बल, और हम समझते हैं पटना से 100-200 की संख्या में मीडिया के लोग, बड़े बड़े अधिकारी सब जमा हो गए थे। और रात भर में लाश हमने, अब ठीक से संख्या याद नहीं है, लेकिन 70-72 के आसपास लाशें वहां मिली। मतलब जो जहां छुपा था वहीं उसको मार दिया गया था। ये दलितों का नरसंहार था। कोई खटिया के नीचे छुपा है, खाट के नीचे, उसको वहां गोली मार दिया था। कोई अनाज की कोठी में छुपा है, वहां गोली मार दी गई थी। तो इतनी संख्या में इतना बड़ा नरसंहार मैंने जीवन में पहली बार देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो वो समय मुझे याद है। तो ये बिहार में आज तक इस तरह की इतनी बड़ी जनसंहार की घटना कोई नहीं हुई। उसके बाद मैं वहां से आया था औरंगाबाद से, मेरे जिले की घटना नहीं। मैंने सेनारी की घटना देखी, जहां सवर्ण समाज के लोग थे, ब्राह्मण भुनिहार समाज के लोग थे। वहां करीब 38-40 लोगों को इसी घटना के रिएक्शन में, 38-40 लोगों को एक साथ घरों से निकाल करके और उनकी गर्दन को काटा गया था। गोली नहीं मारी गई थी, 40 आदमी को मार दिया गया था, सब के सब निर्दोष। उनके ऊपर भी यही आरोप था कि रणवीर सेना के लोग आते हैं तो ये शरण देते हैं। तो ये घटना देखा तो जहानाबाद के एसपी, जहानाबाद के कलेक्टर या कोई भी बड़ा पदाधिकारी, मतलब पटना से बहुत लोग गए थे, सेनारी गांव में कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इतने आक्रोशित लोग थे, आसपास के 10,000 20,000 की संख्या में लोग जुट गए थे। नेता जो पहुंचने की कोशिश करता उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटते थे। मैं जहानाबाद बुलाया गया पुलिस मुख्यालय से, उस समय के मुख्यमंत्री के आदेश से मुझे कहा गया, चूंकि जहानाबाद में मैं रह चुका हूँ एसपी और मेरा गुडविल वहाँ बहुत ज्यादा है, तो मैं शायद इस समस्या, लोग लाश नहीं उठाने दे रहे थे, गांव में किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। गांव से 1 किलोमीटर दूर 500 की संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी खड़े थे। पत्रकार को भी नहीं जाने दे रहे थे, नेता को भी नहीं जाने दे रहे थे, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहे थे। तो मैं अकेला अपनी जिप्सी लेकर आया, अपने फोर्स को सबको उतार दिया, केवल ड्राइवर को जिप्सी लेकर के
बड़े आक्रामक थे लोग। और जिप्सी में मेरा वो अनाउंस करने वाला सिस्टम लगा था, उसमें मैं अपना परिचय देते हुए कि मैं औरंगाबाद का एसपी, आपके यहाँ एसपी रह चुका हूँ, मेरा नाम गुप्तेश्वर पांडे है, ये करते करते उस 20,000 की भीड़ में पहुंचा। और जो 40 लोगों की लाशें हमने देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, मैं वहीं बैठ गया। और लोगों ने, यहाँ पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो 1 किलोमीटर खड़े थे, उन्होंने समझा या तो मुझे भी मार दिया गया होगा या मुझे भी बंधक बना लिया गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ हो। लोगों ने बहुत समझाने बुझाने, 4-5 घंटे के बाद मैंने उन लोगों को तैयार किया कि लाश का इंक्वेस्ट होना चाहिए, लाश को उठाने देने की अनुमति होनी चाहिए। तो ये करते, तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी हैं, और इतने बड़े बड़े नरसंहार हमने देखे हैं, और ऐसी कठिन परिस्थितियों में इतना विवेक और धैर्य के साथ हमने काम किया है। तो इसी कारण लोग हमें प्यार करते हैं, मुझे याद करते हैं। और मुझे अब संतोष भी होता है कि जितना संभव था मैंने जनता की सेवा की, कोई भेदभाव नहीं किया। ये प्लीज। बिहार की स्थिति थी। नहीं सर, मैं सुन के मतलब हमने स्टोरी सुनी थी जैसे भागलपुर, तो वैसे सुना है, बट सुनना और सामने से आंख से देखना देखना वो बहुत बहुत फर्क पड़ता, ही बहुत फर्क। डिफरेंट अभी है। मैं सुन, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जी हैं, सर, मुझे बाकी तो को याद करता हूँ, सेनारी को जी याद करता हूँ, सर। तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जी हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य यही है कि मेरे कार्यकाल में मेरे क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। सर, इसमें आई थिंक भगवती की तो कृपा है, बट सर जो आप भी कर रहे थे ना, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम लोगों से बात करते हैं। एक तो होते हैं हार्डकोर टेररिस्ट जिनका पर्पस अलग है, स्पेशली जो बाहर से आते हैं, बट जो वहीं पे है, आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला जो मैंने भी कभी उतना ध्यान नहीं दिया था, कि नक्सलाइट्स और उग्रवादी अलग होते हैं। दैट वाज अ वेरी, बहुत ही गहरा वो था एक नहीं, अपराधी तो केवल अपने लाभ के लिए, अपने निजी लाभ के लिए जी, अपराध करते हैं। वही वही लेकिन वो उनके साथ तो बहुत सख्ती से डील होना चाहिए। जी, लेकिन जो जो उग्रवादी हैं, वो एक विचारधारा को लेकर के समाज के या व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे हैं, तो नक्सलाइट। उनको उस तरह का अपराधी नहीं समझना चाहिए। जी, वो जिन मुद्दों को लेकर के व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए हैं, उन मुद्दों को, उन समस्याओं का समाधान सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि विचार जब तक जिंदा रहेगा तो बंदूक ढोने के लिए कंधे भी मिलते ही रहेंगे। एंड और सर वो विचार, एक्सप्लॉइट भी इसलिए विचार करते को, हैं। जबकि ईश्वर की कृपा से बिहार अब इस समस्या लगभग मुक्त हो गया है। अपराध की समस्या तो अभी बहुत है, जी सर, लेकिन नक्सलवाद की समस्या से लगभग बिहार अब मुक्त बिहार है। मुक्त हो गए। सर, मुझे एक क्वेश्चन था, आपने एक्चुअली बहुत ऑनेस्टली बोला, अभी आप जब गए तो वो लाशें देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि पुलिस हो या आर्मी वाले हो, वो एंड ऑफ द डे इंसान है, इसीलिए हीरो है कि वो ये सब सहते हुए भी हैंडल करते हैं। पर सर, कभी ऐसा होता है पुलिस में जब आप जा रहे होते हैं कहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आप और आपके बाकी कलीग्स, तो अंदर से थोड़ा घबराहट भी हो रही होती है, डर भी लगता है, ऐसा होता है क्या सर? क्यों, ट्रैप तो करते ही है ना। मेरा ही एसपी था, मैं रांची में सीनियर एसपी था। और एक लड़की मेरी सिटी मेरे साथ थी, सिटी एसपी थी, वो आईपीएस अफसर थी, अनुपमा नाम था। अब तो एडीजी है, डीजी होने वाली है, उत्तर प्रदेश में अब चली गई वो। और उसके हस्बैंड अजय कुमार नाम था, वो बगल के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में कप्तान थे। तो वो, उनको सूचना ऐसे ही मिली यहाँ नक्सलवादी हैं। वो अपने ही आगे जिप्सी में फोर्स लेकर, पीछे से पूरा काफिला लेकर के, तैयारी करके, और रेड करने के लिए जा रहे थे। वो ट्रैप था, उनको बीच ही में एम्बुश करके मार दिया लोग, जिप्सी को उड़ा दिया लोग। हाँ, और स्थिति ये हो गई कि लोहरदगा छोटा सा जिला, अब तो झारखंड में पड़ता है, कि पुलिस लाइन से भी सारे लोग भाग गए, और लाश लेने के लिए उस उस बेचारी बिटिया को, जो मेरी सिटी एसपी थी अनुपमा, और उसकी क्या हालत हुई होगी जब उसने सुना होगा कि हमारे पति को नक्सलियों ने लैंड माइन्स में उड़ा दिया। अब आप सोच सकती हैं, एकदम नई बच्ची थी, अभी पहली पोस्टिंग ही थी उसकी सिटी एसपी में। उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके अर्धमूर्छित अवस्था में वो ले करके मैं लोहरदगा पहुंचा। पुलिस लाइन में लाश रखी थी, लाश के पास कोई एक आदमी खड़ा तक नहीं मिला, ऐसा माहौल था।
डर इतना था, लोहरदगा छोटा सा गांव जैसा वो शहर, और नक्सलियों के आतंक से एसपी ही मारा गया हो लैंडमाइन से। मैं जाकर वहां से लाश उठा करके उस बिटिया के साथ लाश को वहां से उठा करके रांची में ले आया। रांची में उसको सलामी दिया, और उस लड़की की हिम्मत की दाद देता हूँ कि दूसरे दिन सवेरे उसने यूनिफॉर्म पहन करके और सलामी दी अपने हस्बैंड को। बड़ा ही धीरज का, बड़ा ही धैर्य का, बड़ा ही संयम का परिचय दिया उसने। कितना मजबूत कलेजा उसका रहा होगा। तो ऐसे तो डर लगता ही है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में ये स्थिति होती है, ट्रैपिंग बहुत होती है बलों की। झूठी सूचना दे देंगे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर नक्सली छुपे हुए हैं, जाइएगा, लैंडमाइंस लगा। बहुत सारी, एक दर्जनों दर्जनों घटनाएं हमने देखी हैं, ऐसा होता है। और उस ट्रैप में लोग मारे मारे जाते हैं, एम्बुश होता है, लैंडमाइंस लगाया जाता है। तो डर तो लगता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन तब ये है कि सर पर कफन बांध करके ये काम करना पड़ता है। मुझे याद है कि मैं जहानाबाद में एसपी था, और बगल का एक गांव है, अब तो गांव का नाम भी मेरी स्मृति में नहीं, बहुत पुरानी बात हुई। वहां पता चला नक्सलियों ने गांव पर आक्रमण कर दिया, और मैं कहीं से आ रहा था, चार पांच जवान थे राइफल वाले, और जिप्सी में मैं सीधे उस गांव की तरफ प्रस्थान कर गया। वायरलेस से बोल दिया, भाई मैं जा रहा हूं, नक्सलियों ने हमला किया है भेवण सिकरिया गांव, आप पीछे से पुलिस लाइन से जितना फोर्स पदाधिकारी सब आइए। और दिन की बात थी, 5 बजे के आसपास। और मैं वहां जब पहुंचा तो वहां पर वो माले माने नक्सली का ही एक ग्रुप, और दूसरी तरफ वो मजदूर किसान संग्राम समिति, एमके से दो नक्सली ग्रुप भी आपस में भिड़े हुए थे। दोनों तरफ से 200-200 आदमी थे, और आपस में गोलियां चल रही थी। और जैसे मैं पुलिस गाड़ी लेकर के पहुंचा, दोनों तरफ से दोनों नक्सली संगठनों के लोगों ने अपनी बंदूक घुमा दी हमारी तरफ। हम 4 ही आदमी थे, जिप्सी से उतर गए, खेत की मीड़ थी, और मीड़ के नीचे छुप गए। मुझे याद है सिपाही से राइफल लेकर के 73 राउंड मैंने अपने फायर किया था, बाप रे सर। केवल अपनी जान बचाने के लिए। वो चारों ओर से घेरा बना करके बढ़ने लगे, फायरिंग करने लगे। और हम 4 आदमी थे, हमारे 2 सिपाही तो एक तरह से मूर्छित ही हो गए देख करके कि अब बचना नहीं। हाँ और हाँ। तब तक 2 घंटे तक 73 राउंड गोली मैंने चलाया था, और 2 घंटे तक किसी तरह से उनको आगे बढ़ने से रोका। ज्यादा नहीं रोक, बहुत नजदीक आ गए थे, 200 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। हम सब मारे जाते, 5 ही आदमी थे। लेकिन तब तक पीछे से धनाधन पुलिस की 30-40 गाड़ियां जब आते दिखी, और थोड़ा अंधेरा हुआ, तब वो रिट्रीट करना शुरू किए। तो ये मौत के मुंह से निकलना ही हुआ। तो ईश्वर की कृपा होती है, ऐसे हो जाते हैं घटनाएं, वो सब याद आती। आप सोचिए कि 400 आदमी आप पर फायरिंग कर नहीं रहा हो, सर, आप चार तो आदमी वो आप चार एक होते हैं आदमी ना शौक में हंसी कि हो माय गॉड, मतलब 200 लोग सब एक पुलिस, 5 पुलिस की तरफ टर्न हो जाए, इट इज बहुत ही स्कैरी है। और सर मेरा ये प्रश्न पूछने का एक और खास कारण भी था, क्योंकि मेरे पापा खुद आर्मी ऑफिसर हैं, अब तो रिटायर्ड हैं। उन्होंने कश्मीर, पंजाब वगैरह में सर्व किया, जब काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में थे, जब खालिस्तान का वो वाज एट हाइट। तो मैं वही लोगों को ना, क्या होता है कि हम टीवी में भी दिखाते हैं, तो ही पुलिस, आर्मी, उनका ये तो दिखा देते कैसे कारगिल में जीता, या कैसे अभी तो नेटफ्लिक्स पे खाकी बहुत चल रहा है, वो दिखाते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी घबराहट होती है। और वो हीरो मेरे लिए तो इसीलिए है कि इसके बावजूद ते वो भागते नहीं, एक है ना, सारी जनता डेंजर से भाग रही होती है, तो जो हमारे पुलिस वाले हैं, फौज के लोग हैं, वो डेंजर की तरफ भाग रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा है रुचि, बहादुर में और बेवकूफ में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। जी। अगर इस तरह के सिचुएशन से आप जिंदा निकल आए तो बहादुर हैं, जी सर। मारे गए तो बेवकूफ हैं। तो ये यस। ऐसी स्थितियां तो आती ही रहती हैं पुलिस की जी लाइफ में। सर। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने ये वाला शेयर किया, इतना इम्प्रेसिव एंड स्कैरी। और मैं बहुत हैप्पी हूँ सर कि आप सेफ एंड साउंड आ गए, और आज आप इंटरव्यू दे पा रहे हैं, और हम आपसे बात कर पा रहे हैं सर। सर तो आगे बढ़ते हैं। एक केस था पूरे देश को जिसने हिला के रख दिया। आप समझ गए होंगे सर कि मैं सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात कर रही हूँ।
ही वॉज लव्ड बाय अस, ऑल ऑफ अस। और जब उनकी मृत्यु की खबर आई, सो इट वॉज शॉकिंग। एंड मेरे जीवन काल में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी अभिनेता के डेथ के बाद करोड़ों लोग सिंगल फोकस हो गए थे कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहिए। लोगों का ये मानना था, आम जनता का ये मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड नहीं किया है, उनके साथ गलत हुआ है। एंड सर, यू प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि उस समय आप बिहार पुलिस को लीड कर रहे थे, और आप ही के कारण आपने पटना में एफआईआर लिखवा के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कराई। और सर, क्या होता है कि मीडिया का अपना एक नैरेटिव होता है जो हम देख पाते हैं, पर सर आप यू वर वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ दैट केस। जो हो रहा था ग्राउंड रियलिटी पे, वो आप थे। तो मुझे ये जानना है सर कि आपको पर्सनली क्या लगा कि कुछ गलत हुआ है? ऐसा आपको लगता है सर कि इन्वेस्टिगेशन कहीं मिस हैंडल हुई? देखो रुचि, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे और बिहार के लोग उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन बॉलीवुड में जाने के बाद अब वो केवल बिहार के नहीं रह गए थे, पूरे लोग उनको प्यार करते थे जी। और करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए थे, ये सही है, उनके फैंस। तो जिस दिन सूचना मिली कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर लिया, हाँ। यही सूचना मिली, जी। तो पटना में मैं जानता था उनके पिताजी से, मैं पहला आदमी था जो उनके पिताजी से मिला। जी। और प्रशासनिक हैसियत से नहीं मिला, मैं संवेदना व्यक्त करने के लिए गया क्योंकि मुझे कुछ फंसी नहीं लगा। तो मैं गया, जब मिला उनसे तो अब वो बात करने की स्थिति में थे नहीं, मैं अपनी संवेदना जता करके चला आया। बस उनका भाव यही था कि सुसाइड कैसे कर सकता है, उसको क्या चीज की कमी थी। तो हम लौट करके आए तो हमने पुलिस कमिश्नर को, वो हमसे 1 साल जूनियर थे वहां के पुलिस कमिश्नर, नाम लेना अब ठीक नहीं है, तो मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन किया, पुलिस कमिश्नर को फोन नहीं उठा। कई बार ट्राई करने के बाद तो फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। सर, और पुलिस मैंने कई, कमिश्नर बॉम्बे के? हाँ, बॉम्बे के जी। पुलिस कमिश्नर जी। को, फिर मैंने उनसे बहुत कोशिश की बात करने की, बात नहीं हुई। हमारे व्हाट्सएप पर जो मैसेज दिया कि भाई बिहार का डीजीपी बोल रहा हूँ, मुझे जानना है कैसे हुआ है सुशांत वाला, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मैसेज को भी इग्नोर कर दिया और मेरा कॉल भी नहीं उठाया। हम्म। और उस समय जो महाराष्ट्र के डीजीपी थे, मैंने उनसे भी कोशिश की बात करने की, तो उनसे भी दुर्भाग्य से मेरी कोई बात नहीं हो चुकी। उसके बाद 20 दिन के अंदर हमको लगता है कि सुशांत सिंह की ये जो घटना हुई, उसके 20 दिन के अंदर सुशांत सिंह न्यूज से बाहर थे। मतलब पूरी तरह से मामला शांत हो गया था, मतलब कुछ था ही नहीं। लेकिन जब उनके पिता आए और हमको बोले कि 20 दिनों के बाद उनके घर वाले परिजनों का कहना था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, इसमें कोई फाउल प्ले है, तो मैंने कहा जो आपको लिख कर देना हो दीजिए, केस हम करेंगे। और मैंने बिहार में एफआईआर कर, और जैसे हमने एफआईआर किया तो सुशांत सिंह राजपूत का ये मामला पूरी देश में पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। और पूरे टीवी चैनल की, मतलब बात ये कि मुंबई में घटना हुई तो बिहार में कैसे मुकदमा हो सकता है। और टीवी पर एक से एक धुरंधर विद्वान वकील आने लगे, बैठने लगे, बहसें होने लगी, हमसे पूछा जाने लगा। मैंने अपना डिफेंड किया कि क्यों केस हुआ और केस हो सकता है। मैंने उसके जो लीगल पक्ष है उसको बहुत बुलंदी से रखा। मैं अकेला उस खड़ा था, जी और सर। उस तरफ से मुंबई पुलिस की तरफ से पूरी फौज, वकील थे, जी वहां के सर। नेता मैदान में आ गए। अब किसी का नाम लेना आवश्यक नहीं है, नेता, सबको मंत्री, पता ही है, एमपी, पूरा देश देख सब रहा सब सब लोग लाइन में आ गए और सब लोग ये मतलब करने लगे। फिर मैंने टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, 4-5 अफसरों की टीम को भेजा। टीम को, भाई क्या हुआ है हम लोगों को जानने तो दीजिए। और हम्म। टीम को तो कोई सहयोग करने के तैयार नहीं, पीओ दिखा दो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दो, इंक्वेस्ट रिपोर्ट दिखा दो, ये कौन सी बड़ी बात थी। नहीं दिखाया, नहीं देंगे आपको, नहीं दिखाएंगे, बता दो। कोई पुलिस अफसर वहां मिलने को तैयार नहीं, कोई सहयोग करने के तैयार नहीं। उनको खदेड़ा गया, लिटरली जी उनको सर। खदेड़ा गया। इसके बाद में
जी सर। जो आपकी जो चिंता है वो पूरे देश के मन में यही सवाल था, मुंबई पुलिस इतना नाटक क्यों कर रही है भाई? और इतना जब देश में हंगामा हो रहा है, पूरे देश का ध्यान है इस केस पर, तो पुलिस कमिश्नर आकर एक बार मीडिया को बतावे कि भाई कोई भी इसमें अनफेयर कुछ नहीं हो रहा है, बहुत ही हम लोग ऑनेस्टली इम्पार्शली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये हुआ है और ये अभी हमारा करना बाकी। कोई आया नहीं। आ जाते एक बार, हम तो आ ही रहे थे रोज, एक बार आकर हमारा जवाब दे देते। उनकी अपनी गतिविधियों के चलते पूरे देश को लगने लगा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले है। तो जी। ये बहुत जटिल मामला हो गया था। तब हमने एक आईपीएस ऑफिसर को यहाँ से भेजा कि वो बेटर लाइजनिंग करेगा, कम से कम आईपीएस है तो डीजी से मिल सकता है, पुलिस कमिश्नर से मिल सकता है, थोड़ा पता कर सकता है। लेकिन उसको भी होम अरेस्ट कर लिया क्वारंटीन के नाम जी पर। सर। उसको होम अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके जी। पहले मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं बोले सर। बड़ा अनइथिकल है। हमारे ऑफिसर गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो अगर आप ये समझते हैं कि बिहार पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो सीधा उनको बोल देते कि आप नहीं इन्वेस्टिगेशन करते, वापस लौट जाइए। जी लेकिन सर। हमारे सारे 5 अफसर को भगा देना, इसके बाद में फिर हमारे आईपीएस अफसर को 10 दिन तक होम अरेस्ट करके रखना, हाउस अरेस्ट करके रखना, तो ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल लगा। हर महीने अननेचुरल था ये। महाराष्ट्र की पुलिस यहाँ आती है, हम लोग कॉपरेट करते हैं, हर महीने हमारे की पुलिस जाती है, हम लोग कॉपरेट करते हैं। नहीं, बैठकर बात करने में क्या दिक्कत थी? बैठकर बात करते कि देखो ऐसे ऐसे हुआ है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी यही जानकारी है, आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने का कोई अधिकार नहीं, आप लौट जाइए। हम लौट आते, फिर हम कोर्ट में कोर्ट का रास्ता अपनाते, कोई जो भी करना होता करते। हमें तो इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया। और उल्टे जब केस हुआ तो वो लोग चले गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि बहुत गलत हुआ है, केस कैसे हो जाएगा, उनको केस करने का अधिकार नहीं, कोई इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार नहीं। तब तक तो पूरे देश में हंगामा हो चुका था, मीडिया पर इतना बहस होने लगी थी, पूरे देश का ध्यान इस केस पर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले उन लोगों को स्ट्रिक्चर किया, भाई आप आईपीएस अफसर क्यों रखे हुए, तुरंत छोड़िए। हमारे कहने पर हमने चिट्ठी लिखा, सब कुछ किया, तो छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय ने उनको डांटा कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, अफसर तुमको रखे हो, और सर्वोच्च न्यायालय ने ही आदेश दे दिया। जी मैंने सर। हमारे पक्ष में उनके सारे आदेश न्यायालय के उनके खिलाफ गए, और सब हमारे हमने जो कार्रवाई किया था उस पर मुहर लग गई। जब सर्वोच्च न्यायालय की, हमने अपने मुख्यमंत्री जी को कह करके सीबीआई को ये केस देने के लिए कि हमारी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे हैं, और इसमें फाउल प्ले है, नहीं तो फाउल प्ले अगर नहीं होता तो इतना छिपाने की क्या जरूरत थी। जी सर। और उन्होंने एक्चुअली केस ही नहीं किया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने एक यूडी केस, हमारे कहते हैं अननेचुरल डेथ का एक मामला दर्ज कर लिया था। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे थे, वो मान कर चल रहे थे कि ये सुसाइड है, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं। मेरा इसी पर ऑब्जेक्शन था, तब मैंने एफआईआर किया, टीम भेजी, नहीं इन्वेस्टिगेशन करने दिया। तब हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से बात करी, मुख्यमंत्री जी तैयार हुए इस सीबीआई को केस को दे दिया जाए। अब जब बिहार सरकार ने सीबीआई को केस सौंपा तो उसके खिलाफ वो चले गए। बिहार सरकार कैसे केस रजिस्टर कर सकती है और कैसे केस सीबीआई को दे सकते हैं, मामला तो महाराष्ट्र का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नहीं, वो सीबीआई ही करेगी। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, उन पर काम का बर्डन भी होता है, बड़े प्रोफेशनल ढंग से धीरे धीरे साक्ष्यों को जुटाते हैं। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं, जी उसी सर। समय मिटा दिए गए थे। बहुत मैनिपुलेशन, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बहुत मैनिपुलेशन उसमें हुआ था। आंसर, अब सीबीआई ने कह दिया है कि कोई फाउल प्ले नहीं था, तो क्या सर आपको भी लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल गया है? और जो परिवार है, अगर वो चाहें तो उनके पास कोई और आगे लीगल रास्ता बचा है जो वो ले सकते हैं, अगर उनको ये लगता है कि न्याय नहीं मिला है? एक बात रुचि बता दें, सुशांत सिंह के पिता ने भी जो हमारे यहाँ मुकदमा दर्ज कराया, उसमें ये नहीं कहा कि सुशांत सिंह की हत्या हो गई है, मर्डर किया गया है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सुशांत सिंह की मृत्यु संदिग्ध मृत्यु है, इसके पीछे फला फला लोग जिम्मेवार हो सकते हैं। ये नहीं कहा कि ही हैज बीन किल्ड, ये नहीं कहा।
लेकिन उन्होंने कहा ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये संदिग्ध मृत्यु है, इन लोगों की इनके इसके पीछे इस गिरोह की का हाथ हो सकता है, ये कहा। तो जी सर। अनुसंधान तो वैसे भी मर्डर का केस ही नहीं था। अब सीबीआई ने अनुसंधान किया, तो सीबीआई को मैं दोष नहीं दे सकता, इसलिए कि सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है, और सीबीआई जिस नतीजे पर पहुंची है, तो अनुसंधान में जो साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर डिसीजन होगा। जी तो सर। साक्ष्य उसको नहीं मिले हत्या के, तो उसने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मामले को अगर वहां की पुलिस प्रोफेशनली हैंडल की होती, और मीडिया जो इतना चर्चित ये मामला हो गया था, मीडिया इतने सवाल उठा रही थी, प्रोफेशनली पुलिस ने हैंडल किया होता, समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होता, और चल रही अफवाहों का खंडन किया होता, तो मुंबई पुलिस की इतनी दुर्दशा नहीं होती, इतनी बदनामी नहीं होती, इतना कलंक नहीं लगता। तो सीबीआई ने जो अनुसंधान किया, तो उसको साक्ष्य नहीं मिला, तो क्लोजर रिपोर्ट लगेगा ही। जी सर। साक्ष्य, लेकिन तब ये है कि कोई ये भी तो कर सकता है, साक्ष्य नष्ट भी किए जा सकते हैं, साक्ष्य यस नष्ट सर, करने के भी जैसे उसका बहुत अवसर बहुत मिले। सारे मतलब थे जो हमेशा पोस्टमार्टम में बचाए जाते, वो सारे तो अब बहुत साक्ष्य ही ही नहीं रहेगा तो सीबीआई क्या कर लेगी। बहुत तो जल्दी जल्दी सब कुछ उसका करके, मतलब क्या बोलूं, मैं कुछ बोलना नहीं तो, चाहती हूँ बट तो ये रहा नहीं। संदेह तो बना रहेगा लोगों के मन में ना। जी सर। अगर परिवार कुछ और लीगल रिकोर्स करना चाहे तो कोई ऑप्शन बचा है या अब कुछ देखो, ऐसा? केस में क्लोजर रिपोर्ट डालने से कुछ होता नहीं है रुचि। जी सर। जब भी साक्ष्य मिल जाएगा, कोई नया फैक्ट मिल जाएगा, और जब भी कोई नया साक्ष्य मिल जाएगा, केस फिर से ये रीओपन हो सकता है, और फिर से इसका अनुसंधान हो सकता है। इसलिए केस क्लोजर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो लोग चिंतित है उनको साक्ष्य जुटाना चाहिए, उस नए साक्ष्य के साथ आना चाहिए, केस फिर से रीओपन हो सकता है। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो। इट्स नॉट जस्ट अ केस फॉर मोस्ट ऑफ अस, वो कहीं ना दिल को छू गया। सुशांत सिंह राजपूत बहुत अपना सा था, और मुझे ऐसा लगता है उसके साथ, मतलब आई डोंट नो, आई होप क्लोजर मिले। थैंक यू सर, क्योंकि आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि एटलीस्ट आपके कारण सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई मिला, तो एटलीस्ट ये नहीं हुआ कि एकदम से जो रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी वो नहीं हुआ। आपने इतने सारे केसेस ऑलरेडी शेयर किए, और आपका बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है। आई थिंक 34 इयर्स आप पुलिस फोर्स में थे सर। तो सर इतने सारे केस आपने बताए, इनफैक्ट वो सुन के सिहर जाता है आदमी। फिर भी कोई पर्टिकुलर कोई केस है जिसका बहुत गहरा आप पे प्रभाव पड़ा एज अ पुलिस ऑफिसर? ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मामले हैं। क्या होता है ना कि आदमी के बिलीफ सिस्टम पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देते हैं, ये अनुभव। जी सर। समाज में जो अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, भ्रष्टाचार है, और उससे उसके कारण जिस जिस तरह की भीषण भीषण घटनाएं, भीषण भीषण तरह के कांड, अपराध होते हैं, तो उनको देखते 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 वो अनुभव में जब आते हैं, तो आदमी की पूरी पर्सनालिटी पर उसका असर पड़ता है। तो मैंने जिस जिस तरह की चीजों को देखा है, मेरे अंदर ये परसेप्शन हो गया है कि इस रजोगुणी दुनिया में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। जहां भरोसा करोगे वहीं डस लेगा, जिसको पुत्र की तरह मानोगे वो भी आपको डस लेगा। भगवान के अलावा मैं मानता हूं कोई भी भरोसे लायक नहीं। अब सोचो, हाल में एक ये ब्लू रंग का ड्राम जो है, हाँ। हाँ। अब बताओ, अपनी पत्नी पर भरोसा ही करता होगा ना, जी सर। उसको काट करके ड्रम में डाल दिया, अब किस पर भरोसा करोगे आप। ऐसा नहीं, वैसे ही लड़कियों के साथ होता है, कितनी लड़कियों को काट काट करके फ्रिज में रखा गया, भाई भाई को काट दे रहा है, पति पत्नी को काट दे रहा है, बाप पेरेंट्स को मार बच्चे दे को रहा है। मार दे रहे, वो हाँ, मुझे बहुत अनबिलीवेबल लगता है। अगर अब क्या करोगे। मैंने देखा बेगूसराय में रिफाइनरी में एक आदमी काम करता था, साल भर, 1.5 साल उसकी नौकरी रह गई थी, उसके अपने बेटे ने, ये अगर रिटायर कर जाएंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इनका अगर मर्डर हो जाएगा तो अनुकंपा के आधार पर, तो किराए के गुंडों को बुला करके अपने बाप का मर्डर करवाया
अनुकंपा पर नौकरी लेने के लिए दैट इज। पकड़ा भी गया, कन्फेशन भी हुआ, सब हुआ। तो बेटा बाप की हत्या करा सकता है नौकरी करने के लिए। और तो ऐसे तो बहुत सारे मामले आते ही रहते हैं। जी तो सर। मैंने यही अनुभव किया है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसका चित्त अशुद्ध है, जो अज्ञानी है, वो अपने जैसे उसके संस्कार मिले हैं अपने माँ बाप से, अपने पूर्व जन्म से, अपने कर्मों से, उसी दृष्टि से वो दुनिया को देखेगा, उसी दृष्टि से आपको देखेगा, उसी दृष्टि से व्यवहार करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है। जी तो सर। इसीलिए तो मैं साधु हो गया माला उठा जी करके, सर। हमको क्या कमी थी। इनफैक्ट सर वही मेरा अगला प्रश्न साधु था। होने के बाद भी ऐसे लोगों से जान नहीं छूटती, रुचि। सर, सर क्योंकि आपने ऐसा ही प्रोफेशन चूज किया है, जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनके पास भी ऐसे ही लोग आते हैं, पुलिस का तो खैर काम ही ऐसा है। यही मुझे जानना था सर कि जो आपकी जर्नी है वो बहुत ही यूनिक है। मैं पर्सनली किसी डीजीपी पुलिस को नहीं जानती हूँ जो अब इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु बन गए। तो ये जो चेंज आया सर वो रुचि, रुचि हाँ है, जी सर। देखो। 7 साल के बाद, 8 साल की उम्र में मेरा एडमिशन हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ा। 14 साल में मेरा विवाह हो गया। अच्छा। 18 साल में मैं बाप बन गया। ओ। मैं तो कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं पिता बन चुका था। ओ। और अभी तो हमारे 45 साल के बच्चे हैं। अब बताओ। जी तो सर। नौकरी में जितना सीखा, जीवन से जितना सीखा, वो सब लोगों को बताना चाहता हूँ। अब मुझे लगता है कि सब कुछ बस यही है कि आदमी अपने जीवन को सरल बना ले, सहज बना ले। साधु की क्या परिभाषा है? साधु माने सरल हो, निष्कपट हो, दूसरे को तकलीफ न दे, सबका कल्याण करे, सबका कल्याण चाहे, वही साधु है। जी। साधु वेश बनाने से, माला लेने से थोड़े हो जाता है। तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मैं किसी का अमंगल नहीं चाहता, अमंगल किया नहीं, करना भी नहीं चाहता, सोचता भी नहीं। सबके प्रति दया, क्षमा, करुणा का भाव रखता हूँ। और मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई, ईश्वर पर भरोसा रखो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ से सब मिल जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जो पूर्व जन्म से प्रारब्ध में नहीं है वो जी सर। नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थ माने कर्म करने से ही सब कुछ नहीं मिल जाएगा। लेकिन ईश्वर पर आस्था बनाए रखने से जीवन में बहुत आनंद आ जाता है, बहुत शांति आ जाती है। तो इसलिए मैं अध्यात्म पथ का अनुसरण कर रहा हूँ। जी सर। सर आपने एक बार मुझसे शेयर किया था कि एक बार आप खेत में कुछ कर रहे थे तो एक साधु जी ने आपको कुछ बोला था, वो आप शेयर करना चाहेंगे? देखो, वो बड़ी रहस्यमय घटनाएं हैं। उन लोगों, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो मैं, मुझे याद नहीं कभी मैंने बोला हो। लेकिन देखो, ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि जैसे बताया कि मैं जब 9th क्लास में था, तब एक साधु ने, 8th या 9th में, तब एक साधु ने कहा था तुम आईपीएस तुमको बनना है। जी मुझे सर। मालूम ही नहीं था ये आईपीएस होता क्या है। एसपी कलेक्टर सुना था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये नहीं सुना था। आज के बच्चे तो सब जानते हैं। ये तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। गांव के देहात के लड़के ये सब नहीं जानते थे। एसपी कलेक्टर सुनते थे, आईएएस आईपीएस यूपीएससी ये सब चीजें नहीं जानते थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोले। तो मैट्रिक मैंने पास किया। उसके बाद में कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमए की पढ़ाई करने लगा, तो फिर उस साधु जी से मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि यार अब एमए क्यों कर रहे हो, तुमको तो आईपीएस बनना है था। तब मैं आईपीएस का मतलब समझ गया था। मैंने कहा मैं आईपीएस कैसे बन सकता हूँ? मैं तो संस्कृत का आदमी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम ठीक से। बीए करने के बाद मुझे ये रुचि नहीं मालूम था देश में कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां। यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं रटा करता था कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, और ये सब रटा करता था। ये मेरा जनरल नॉलेज का हाल था। उन्होंने कहा अरे हम बोले हैं ना तुम यूपीएससी 2 हो जाओगे। मैंने दिया भी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में हो गया। उसके बाद में मैं खुश हो गया कि नौकरी मिल गई। फिर वो मिले, बोले नहीं नहीं हम आईपीएस बोले थे, फिर दो, तुम जी। आईपीएस में जाओगे। और मैं दिया, आईपीएस में हो गया। तो अब ये बताओ कि इसको क्या कहा जाए? इसको तो और कुछ नहीं कह ये दैवीय गाइडेंस था। वो साधु जी सकता। आपको बोल रहे थे भाई ये आपका मार्ग है, इस पे जल्दी से आ जाइए। अब आश्चर्य देखो, डीजीपी बनने का समय आया तो
डीजी रैंक में 30 साल की नौकरी जिसकी पूरी हो जाती है, डीजी रैंक में हो जाता है। तो अब देखो हमारे टाइम तो ये स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी डीजीपी बना सकती है। मान लो कि 1 दर्जन आईपीएस अफसर हैं एक ही रैंक में, तो किसी एक को चुनकर बना सकती है। मेरे ही टाइम में सुप्रीम कोर्ट का एक नया रूल आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, जितने डीजी रैंक में अधिकारी हैं सबका प्रोफाइल आप यूपीएससी को भेजिए। यूपीएससी सेलेक्ट करके 3 नाम भेजेगी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। उस 3 ही में से स्टेट गवर्नमेंट किसी एक को बना सकती है। तो हमारे टाइम में 13 एक रैंक में ऑफिसर थे। 13 13 पदाधिकारियों का नाम यूपीएससी को गया, उसमें से 3 को सिलेक्ट किया। उस 3 में से मेरा भी नाम था नंबर 1 पर। एक हमारे मित्र का नाम था तो वो आईबी में थे, उन्होंने कहा मुझे वापस नहीं आना है। और एक हमसे जूनियर थे, तो मैं हो गया डीजीपी। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध नहीं तो क्या है? ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? और ये बात भी वही बोले थे, और ये बोले थे साल भर पहले। हम कहे कि डीजीपी तो हम हो नहीं सकते हैं, बोले डीजीपी तुम ही होगे, और हम हो गए। सही तो है। ये सब बातें हैं, साधु संत सब इसमें कपटी बहुत हैं, दंभी बहुत हैं, बट लेकिन सच्चे भी हैं अच्छे सर। लोग भी हैं, इसमें कोई दो जी राय सर, नहीं। जी सर, इनफैक्ट मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ जो सच्चे हैं। और सर तो उनका वो अभी भी है आपके जीवन में या? हाँ, हमारे जीवन में है। मेरा जीवन का एक एक सांस मेरा उन्हीं के नाम से चलता है, लेकिन उनका हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं नहीं नाम सर, नहीं ले इसीलिए सकते। मैंने पूछा नहीं, क्योंकि अगर आपको हम्म, बताना होता तो आप बता देते, पर आपने हम्म, मुझसे शेयर किया था सर इंसिडेंट, तभी मुझे हम्म, याद था। तो आई एम जस्ट हम्म, सो ग्रेटफुल कि आपने ये शेयर किया। आस्था, वो आस्था आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में टूटने नहीं देती है। और जब बिल्कुल। आपके जैसे इंसान बोल रहे हैं ना जो, तो वो ज्यादा वेट कैरी करती है, क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत जल्दी आजकल बिखर जाते हैं, जो इतना केसेस सुनने को आता है आत्महत्या और तो वो मुझे बहुत दुख होता है। सर मुझे एक पूछना था सवाल, आपने सर 2 बार यूपीएससी क्रैक किया, बहुत बड़ी बात है। और हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको गवर्नमेंट जॉब का बहुत शौक है, खासकर आईपीएस एंड ऑल दैट। तो सर आप कुछ उनके लिए कुछ राय देना चाहेंगे कि क्या करें? देखो, हम एक ही बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है ना, आजकल बच्चों का डिस्ट्रैक्शन बहुत है। जी सर। अगर लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है तो माइंड को फोकस्ड होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है। और माइंड फोकस्ड नहीं रहेगा तो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। अब सोशल मीडिया से बचें, जी सर। फेसबुकिंग न करें, इंस्टा पर और यूट्यूब पर और ये सब पर अपना समय न बर्बाद करें, फिजूल की दोस्ती में अपना समय बर्बाद न करें। अपने लक्ष्य पर पूरा केंद्रित होकर के मेडिटेटिव अटेंशन के साथ अगर हार्ड वर्क करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है उनको सफलता मिले। कुछ के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है तो इसको अपना प्रारब्ध मान करके स्वीकार करना चाहिए। आस्तिक और नास्तिक में यही फर्क होता है। आईएएस नहीं बनने से, आईपीएस नहीं बनने से, या डॉक्टर नहीं बनने से, इंजीनियर नहीं बनने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। जिंदगी बहुत कीमती है। अगर आपने पूरी शिद्दत से मेहनत करके मेडिटेटिव अटेंशन के साथ बहुत ही हार्ड वर्क किया, इसके बाद भी आप आईएएस नहीं बन सके या आईपीएस नहीं बन सके या जो चाहते थे वो नहीं बन सके, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना है। मूर्खता है ये। क्योंकि आत्महत्या करने वाला प्रेत योनि में जाएगा, करोड़ों वर्षों तक प्रेत बन करके बहुत कष्ट में उसको रहना पड़ेगा। शास्त्र ये कहता है। आपके वो प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है उससे बहुत बड़ी चीज कोई आपके जीवन में आने वाली हो। इसलिए लक्ष्य अपना ऊंचा रखिए, उसको पाने के लिए बहुत ही मेडिटेटिव अटेंशन के साथ, फोकस माइंड के साथ परिश्रम भी कीजिए। इसके बाद भी नहीं मिला तो उसको प्रारब्ध समझ करके स्वीकार करके जो मिले उसी में संतुष्ट रह करके जीवन को आगे बढ़ाइए।
ये हम करते हैं। सर आई होप ये लोग सुने और समझे, क्योंकि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ सर कि अगर कोई चीज बहुत हमें तो अपनी तरफ से पूरा कर्म करना है, वो भाग नहीं सकते। अगर कर्म करने पे भी नहीं मिला तो उसके लिए अपना जीवन नहीं खत्म करना है, शायद वो प्रारब्ध में नहीं है। और सर आपने जो वो बात बोली उससे मुझे एक स्टोरी छोटी सी याद आई। जो अब्दुल कलाम जी थे, जो मतलब भारत के गौरव हैं, वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे और वो नहीं ज्वाइन कर पाए, और शायद वो कभी रो रहे थे, छोटे थे। तो उनको किसी ने बोला था कि तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे लिए कुछ और है। और देखिए सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। रुचि, मैं मैट्रिक 11th पास करके टीचर्स ट्रेनिंग करने गया था। उस समय मैट्रिक के रिजल्ट के आधार पर, आपके नंबर के आधार पर सीधे टीचर्स ट्रेनिंग में एडमिशन होता था। प्राइमरी टीचर आदमी बन जाता था। तनख्वाह भी उस समय करीब 150 रुपये महीने मिलती थी, मुझे जहां तक याद है। तो मैं मैट्रिक पास करके और सीधे पियरोटा आरा में है टीचर ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया था। मेरा इतना अच्छा नंबर है, मेरे एडमिशन ले लो। और मुझे इंटरव्यू से डांट करके लोगों ने भगा दिया। मुझसे कम नंबर वालों के एडमिशन हो गए। मुझको कहा इतना अच्छा नंबर आया है तो टीचर क्यों बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ और बड़ा प्रोफेसर बन जाएगा। और मैं जब भगा दिया, मैं रोते हुए वहां से घर आया था, आईपीएस बन गया। अब जी सुसाइड भी कोई कर सकता था, जी सर। ये कोई बात नहीं है। नहीं सर, थैंक यू, आपने ये शेयर किया। तो जो भी देख रहे हैं यंगस्टर्स, प्लीज, जीवन बहुत कीमती है, उसको आप अपने जीवन को खत्म ना करें, ना ही डिप्रेशन में जाएं। अगर आप चलते रहेंगे ना कोई राह ओपन हो जाएगी। वो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन इसलिए होता है रुचि, जी हम सर। चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार जो हम चाहते हैं वो हो जाए। जी सर। तो आपके मन के अनुसार ये दुनिया नहीं चलेगी। आपके मन के अनुसार जो चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। और जब मन के अनुसार नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, और उसके बाद सुसाइड कर लेंगे। आपके मन से थोड़े दुनिया चलती है, कॉस्मिक कंफ्यूजन है। आपका भाग्य, आपका कर्म है, आपका प्रारब्ध है, सब मिला जुला कर फल मिलता है। जी नहीं मिला तो हम अपना जान थोड़ी दे देंगे। मन के हिसाब से जीवन में जो ये सोचेगा कि हम जो सोचते हैं वही हो जाए, और नहीं होगा तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। वो आदमी तो आदमी है नहीं। भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल बुद्धि मनुष्य को दी है, पशु पक्षियों को थोड़ी बहुत है। आहार निद्रा भय मैथुन तक अपने खाने का इंतजाम कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, प्राणों की रक्षा करने का प्रयास कर, इससे ज्यादा उनको बुद्धि नहीं है। लेकिन हम लोगों को तो ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकते हैं, बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। हम लोगों को विवेक अपना कभी मरने नहीं देना चाहिए। सुसाइड वो लोग करते हैं, आत्महत्या वो लोग करते हैं जिनका विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। जी सर। जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सही है। यस सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय मुझे दिया। एंड आई नो आप इतने बिजी रहते हैं सर, तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मैंने लर्न किया। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये यूट्यूब इंटरव्यू ले रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। श्रोताओं को बहुत बहुत मंगल कामना, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय। दोस्तों, ये इतना अच्छा इंटरव्यू था। आई होप आप लोगों ने भी उतना सीखा जितना कि मैंने सीखा है। सो डोंट गिव अप होप। जीवन को स्माइल के साथ जिए, क्योंकि सर से सीखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं अगर आप दिल से मेहनत करें, और जिस भी भगवान पे आस्था हो वो आस्था बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वापस जल्दी से आ जाए। थैंक यू।